हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये टर्म वन, 12th क्लास का टर्म वन मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो कि यूनिट 5 में है। तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही यूनिट में इंक्लूडेड है, लेकिन उसका ये अलग से एक चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले इसका मीनिंग जान लें। फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर ए फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक करेंसी का दूसरी करेंसी के बदले कितना हम लेन देन करते हैं। मान लीजिए $1 के बदले 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है, अभी 70-80 रुपीज़ देना पड़ रहा है। दैट इज एक्सचेंज रेट इन कंपैरेटिव टू डॉलर। और अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ हमारा एक्सचेंज रेट अलग है, तो हर कंट्री के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग अलग होगा। ये फिक्स नहीं रहता और ये डेली बेसिस पे भी चेंज होता है हर कंट्री के साथ। फॉरेन एक्सचेंज रेट टाइप्स: फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या है। दो तरीके से मोस्टली इवन की प्रेजेंट सिचुएशन में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही चलता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पुरानी बात हो चुकी है, अभी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबल exchange rate is said to be flexible when it is determined by the demand and supply of foreign currency। हम फॉरेन करेंसी हमें कितनी चाहिए और हमारे पास कितनी आ रही है। हम कितना फॉरेन डॉलर की डिमांड कर रहे हैं और कितना डॉलर हमारे पास आ रहा है, दैट वो डिसाइड करेगा कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट इन कंपैरिजन टू डॉलर कितना है। ये देख लेते हैं। जैसे ये है, डिमांड है हमारी फॉरेन करेंसी डॉलर के लिए और ये सप्लाई है, दोनों जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लेते हैं आर है। मान लीजिए हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। डिमांड इंक्रीज होने जाने से डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होगी और एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। इसी तरह से अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। मान लें हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कमोडिटी वैल्यू है, वैसे ही लगभग ये डिसाइड होता है कि अगर हमें डॉलर ज़्यादा चाहिए, जैसे अभी देखा था, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा प्राइस देना होगा, कम चाहिए तो कम प्राइस देना होगा। अगर सप्लाई किसी वजह से हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिए हैं, सप्लाई बढ़ जाएगी हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की, जिससे एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई कम हो जाए, लेफ्ट साइड कम हो गई, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। वही है कि जिस चीज की कमी होगी, कम हो जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड when it is maintained by the government at a particular level। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हमारी करेंसी की रेट ऑफ एक्सचेंज कितना रहेगा दूसरे कंट्री के बदले में, तो दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये तो फ्लेक्सिबल है, यहाँ अपने आप से है। अगर गवर्नमेंट इससे ज़्यादा एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेती है, $60 की एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन कंट्री कह रहा है कि नहीं, हमें तो 70 दे। ये बड़ा अजीब लगता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से गिराना। इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएट किया है हमने अपनी करेंसी को। इंडिया ने भी 3 बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया है, 1949, 61 और 1991 में। 1991 में दो स्टेप में किया था, इसलिए हम 4 बार भी कह सकते हैं, नहीं तो 3 बार। 3 इयर्स में 4 बार हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हमारी करेंसी की अगर वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे डाउन जाएगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो जाएंगे और उनकी डिमांड बाहर बढ़ जाएगी। फॉरेनर्स को कम पैसा हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगाना होगा, जिससे वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। इन कंपैरिजन
हमारे लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा और आम व्यक्ति ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेगा जब उसको ज़्यादा करेंसी पे करनी पड़ेगी डॉलर के बदले। तो उस समय हमारी सिचुएशन यही थी कि हमारे इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ताकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व आए और हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बाहर से मंगवा सकें। तो इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन, अगर उस ऊपर रखना, और अगर इससे नीचे रखें तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। तो इसका इफेक्ट इससे उल्टा आता है। अगर हम इंपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट कम करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ ज़रूरत की वस्तुएं देश में कमी हो रही है और लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी रिवैल्यूएट कर देंगे, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉरेनर्स को हमारी वस्तुएं खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए वो डिमांड कम कर देंगे और हमारी एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन अभी तक इंडिया ने कभी नहीं की। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या अंतर है? तो ये मेन अंतर है। डेप्रिसिएशन अगर डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, और अगर गवर्नमेंट खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन करे तो उसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, खुद से डाउन किया। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है, जो गवर्नमेंट खुद मेंटेन करती है। इसके दो मेथड है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री अपने करेंसी के बदले एक फिक्स गोल्ड रखता है कि उसने, अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो आप अपनी करेंसी गवर्नमेंट के पास जाइए, उसको सबमिट कीजिए और उससे उतने का गोल्ड ले लीजिए। ये पहले का सिस्टम था, अभी तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। जब आपके करेंसी के रूप में जितना गोल्ड आपकी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, अब दूसरी गवर्नमेंट ने कितना उसके बदले फिक्स किया, तो दोनों का देखा जाएगा। मान लीजिए इंग्लैंड ने अपने 1 पाउंड के बदले 2 ग्राम गोल्ड रखा है और अमेरिका ने 1 ग्राम रखा है, तो इसलिए इंग्लैंड के जो पाउंड की वैल्यू होगी डबल होगी, क्योंकि उसका 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा और डॉलर के बदले 1 ग्राम। तो मतलब 1 पाउंड के बदले अमेरिका को 2 डॉलर देने होंगे, क्योंकि उसके बदले उसको 1 ग्राम सोना मिलेगा, इंग्लैंड के पाउंड के बदले 2 ग्राम सोना मिल रहा है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 1 के बदले इसको 2 देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 ग्राम गोल्ड है इंग्लैंड के पाउंड में और अमेरिका के डॉलर में 1 ग्राम। तो इसलिए अगर फिक्स्ड गोल्ड स्टैंडर्ड मनी सिस्टम होगा तो इस तरह गोल्ड की वैल्यू देख के दोनों फिक्स करेंगे कि किस करेंसी के बदले कितनी करेंसी मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब इसके लिए क्या किया गया, गोल्ड पहले रखा जाता था, अब तो कोई कंट्री बैकअप में गोल्ड रखता ही नहीं है करेंसी के बदले। तो अब हो गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब वर्ल्ड की सभी करेंसी को डॉलर के साथ पैक्ड कर दिया गया। हम अपने रुपए की वैल्यू कैसे देखते हैं कि 1 रुपए के बदले हमें 80 डॉलर, सॉरी 1 डॉलर के बदले हमें 80 रुपीस देने पड़ेंगे। अब हमें 80 रुपीस दे के 1 डॉलर मिलता है, वहीं पाकिस्तान को 160 रुपए दे के 1 डॉलर मिलता है। तो अब डॉलर को कंपेयर करेंगे, हमारे 80 रुपए के बदले 1 डॉलर मिल रहा है, पाकिस्तान में 160 रुपए के बदले 1 डॉलर मिलता है पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान के रुपए और इंडिया का रुपया डॉलर से कंपेयर किया जाएगा। हमें 80 रुपीस में 1 डॉलर, उनको 60 रुपए में 1 डॉलर। तो इट मीन पाकिस्तान को हमारा रुपया लेने के लिए 2 रुपए देने होंगे, तो क्योंकि उनको डॉलर खरीदने के लिए हमसे डबल पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको अपनी दोनों करेंसी को डॉलर के साथ पैक्ड कर दिया है। अब मान लीजिए उनके पास डॉलर नहीं है हमें देने के लिए, हम अपनी करेंसी के बदले हमने जो एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, हम कहेंगे कि हमें डॉलर में पेमेंट करो। अगर उसके पास डॉलर नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर उसको गोल्ड देना होगा। अब गोल्ड कितना देगा, जितना डॉलर में मिल सकता है। मान लीजिए हमें उनसे 1 लाख डॉलर लेने हैं, तो 1 लाख डॉलर में वो नहीं दे पा रहा, तो हम क्या कहेंगे कि 1 लाख डॉलर में अभी 10 केजी गोल्ड आ रहा है, तो आप हमें 10 केजी गोल्ड। तो इस तरीके से हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो थी उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम के थ्रू भी किया गया। 1970 तक ये चला, लेकिन अब टोटली
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और इसी डॉलर को ही हमने पैक्ड कर लिया है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैनेज फ्लोटिंग, ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैनेज फ्लोटिंग व्हेन सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। जब हम चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो, मान लीजिए हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री इंपोर्ट कम करे, तो हम, लेकिन लोगों के पास फॉरेन करेंसी बहुत है, तो गवर्नमेंट, ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीदना शुरू कर देगा, वो परचेज कर लेगा। और अगर उसको लगता है कि हमें इंपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लोगों के पास फॉरेन करेंसी की कमी हो रही है, तो उसके पास जो स्टॉक है वो उसको सेल कर देगा। जब फॉरेन करेंसी इन्फ्यूज हो जाएगी, लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट्स करने लगे। तो इस तरीके से फॉरेन करेंसी की वैल्यू को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक, उसकी सप्लाई और को इंक्रीज और डिक्रीज करके। अगर वो चाहता है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, लोग ज़्यादा डिमांड इंपोर्ट्स करें, तो वो क्या करेगा, फॉरेन करेंसी जो अपने पास स्टॉक में उसकी सप्लाई मार्केट में इन्फ्यूज कर देगा। और अगर वो चाहता है कि सप्लाई कम हो जाए, फॉरेन करेंसी महंगी हो जाए, इंपोर्ट्स कम हो जाए, तो वो वहाँ से सकिंग करेगा, वहाँ से फॉरेन करेंसी इकोनॉमी से निकाल देगा। तो ये था मैनेज फ्लोटिंग। अब फॉरेन करेंसी की डिमांड या सप्लाई क्यों होती है, डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या है। तो आप ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, हमें अगर जो लोन लिया उसको पेमेंट करना है उसके लिए। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, हम फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो वहाँ की करेंसी चाहिए। इंपोर्ट्स करने के लिए चाहिए। डायरेक्ट परचेज अब्रोड, बाहर से कुछ वस्तुएं मंगानी है। ग्रांट एंड डोनेशन, किसी को डोनेशन देना है, मान लो अफगानिस्तान या किसी कंट्री को हम डोनेट करना चाहते हैं, नेपाल को, तो वहाँ की करेंसी चाहिए हमें। पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो बाहर के फॉरेनर्स यहाँ काम कर रहे हैं, फॉरेन फैक्टर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनकी पेमेंट कैसे होगी, उनकी करेंसी में। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के लिए भी लोग फॉरेन करेंसी की मांग करते हैं। जब उनको लगता है कि फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। जब लगता है कि इसकी प्राइस गिर सकती है, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। सप्लाई ऑफ लोन प्रॉब्लम, जब हमें विदेशों से लोन मिलता है तो सप्लाई हो जाती है हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की। जब फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी मिलती है। डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट, जब हमने परचेज किया तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी, और अगर उन्होंने हमारे देश में से परचेज किया तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ गई। ग्रांट एंड डोनेशन, जब हमने दिया तो डिमांड थी, और अगर मिल गया तो सप्लाई हो गई फॉरेन करेंसी की। रिसीव्ड फैक्टर इनकम, जो हमारे फैक्टर्स फॉरेन में काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है। रिमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो परमानेंटली कनाडा अमेरिका सेटल हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेटल हो चुके हैं, वो वहाँ से लगातार अपनी जो अर्निंग है वो अपनी कंट्री हमारे देश को भेजते रहते हैं। इससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कंटिन्यू आती रहती है। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक था, जो आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को देखने के बाद आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको टर्म 2 के लिए बाद में करवाएंगे, जो बाकी टॉपिक बच गए हैं। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आपके रिस्पांस जरूर दिया जाएगा। और इस टॉपिक को अच्छे से बार बार देखिए ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आपके सिलेबस में इसका मीनिंग है फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एंड मैनेज फ्लोटिंग का, और उसके साथ मैंने थोड़ा और डिटेल में आपको करवाया ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।